हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। प्लस टू के अंदर फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। मोर देन हाफ एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर तीनों का यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये होते क्या है। देखे कभी आपने? पहले आपको दिखाता हूँ तीनों बेसिक डिफरेंस क्या है, फिर इनके बारे में बताऊंगा। ये देखो वोल्टमीटर है एक, यहाँ V लिखा हुआ है, इट मीन्स वोल्टमीटर। इसके 0 यहाँ है और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है 5। इट मीन्स ये वोल्टमीटर 0 से 5 वोल्ट तक की वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकता है। 0 और 5 के बीच में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। 0 और 1 के बीच में 10 डिविजन्स हैं। इट मीन्स ये मिनिमम कितनी वोल्टेज को मेज़र कर सकता है? 1 वोल्ट का 10वां हिस्सा, 1/10 वोल्ट मीन्स 0.1 वोल्ट। ये डिवाइस का, इस वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट कहलाता है। जब भी हम प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं, हर एक डिवाइस का लिस्ट काउंट लिखना होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है वो डिवाइस कम से कम कितना मेजर कर सकता है। तो इस वोल्टमीटर का लिस्ट काउंट कितना हुआ? 1/10 ऑफ ए वोल्टमीटर, 0.1 वोल्ट। और इसके बाद है ये एमीटर। कैसे पता लगा एमीटर है? वोल्टमीटर भी तो ऐसा ही था, इन दोनों में फ़र्क ही है। यहाँ V लिखा हुआ था, इसके अंदर A लिखा हुआ है। A मीन्स एम्पियर के अंदर ये आपको करंट को मेजर करके देगा। इसके अंदर रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट में लिखा हुआ है 1.5 मीन्स 0 से 1.5 एम्पियर तक का करंट ये डिवाइस मेजर करके देगा आपको। अब इसके अंदर 0 के बाद लिखा हुआ है 0.25। इट मीन्स 0 से लेके 0.25 के बीच में यहाँ 10 डिवीज़न है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.25 को आप 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 10 डिवीज़न है, 10 के अंदर 0.25 एम्पियर आ रहा है करंट, तो इसका लिस्ट काउंट कितना बना? 0.025 एम्पियर। थर्ड नंबर पे है गैल्वेनोमीटर, यहाँ लिखा हुआ है GALVO, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर। इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, इसके अंदर निडल जो है बीच में है, 0 बीच में है इसकी, उन दोनों की 0 लेफ्ट हैंड साइड में थी। यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ भी लिखा हुआ है 30। मीन्स ये इसकी जो निडल है लेफ्ट में भी मूव कर सकती है और राइट में भी मूव कर सकती है। अब कोई पूछे व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। What is voltmeter? Voltmeter is a device which is used to measure potential difference. And what is galvanometer? Galvanometer, कई बोलते हैं galvanometer is a device which is used to measure small amount of current. और इससे ज़्यादा हम लोग galvanometer का यूज़ कहाँ करते हैं? कहते हैं it is a device which is used to detect the direction of current. सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है, वो इसकी हेल्प से पता लग रहा है। क्योंकि अगर लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये निडल राइट में टर्न हो जाएगी, और राइट से लेफ्ट जाएगा तो ये निडल टुवर्ड्स लेफ्ट टर्न हो जाएगी। ये फ़र्क होता है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर में। फिर क्यों बोलते हैं हम इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट? क्योंकि निडल ये मिली एम्पियर के अंदर मेजर करेगा, मिली में होते हैं, माइक्रो में होते हैं। यहाँ रीडिंग्स तो है हमारे पास, तो करंट की हेल्प से मेजर भी कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम लोग। अब यहाँ जो टॉपिक करेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी बदल सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। 1 by 1 आर्टिकल लेंगे हम लोग। यहाँ पर पहले कर रहे हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब किसी ने बोल दिया जी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम करंट तो मेजर कर ही सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, फिर इसका एमीटर क्या बनाएंगे? एमीटर तो खुद है ये, उस कैसे बोलेंगे हम लोग
वी कैन आल्सो इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। चलो ये तो गैल्वेनोमीटर का हम एमीटर बनाएंगे। अगर हमारे पास कोई एमीटर है, सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेंज ज़्यादा है एमीटर की रेंज से, तो हम एमीटर की रेंज को भी बढ़ा सकते हैं। ये सभी आर्टिकल इसके अंदर कवर होंगे। कोई 1 मार्क्स से पूछे सिंपल 1 वर्ड में, प्रैक्टिकल किसी भी स्कूल में हो, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, वाइवा लेता है आपका, तो क्वेश्चन पूछता है हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो सिंपल सा आंसर है उसका 1 वर्ड आंसर, बाय शंटिंग। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलोगे? शंटिंग से। फिर क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज शंटिंग? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग a very small value resistance in parallel with electrical device। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलोगे? शंटिंग के द्वारा। शंटिंग क्या होती है? ये नहीं कि सिर्फ गैल्वेनोमीटर की शंटिंग होती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पैरेलल में एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दें हम लोग, तो इस प्रोसेस को तो बोलते हैं शंटिंग। और जो स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ते हैं पैरेलल में, दैट इज नोन एज शंट। जैसे ये गैल्वेनोमीटर था मेरे पास, गैल्वेनोमीटर है ये, और इसका रेजिस्टेंस भी जी है, मैंने इसकी शंटिंग कर दी। शंटिंग करने से मतलब एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस के पैरेलल में जोड़ दिया। इस शंटिंग रेजिस्टेंस को बोलते हैं एस। अब ये जो नया डिवाइस बन गया, ये इसको बोलते हैं एमीटर। दिस इज योर एमीटर। पहले गैल्वेनोमीटर में से सपोज मैं मैक्सिमम 1 एम्पियर का करंट पास कर सकता था। मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर से मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकता हूं मैं? 1 एम्पियर का। अगर उसमें से 50 एम्पियर का करंट पास करूंगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? डैमेज। मैंने क्या किया? उसकी शंटिंग कर दी। अब 50 एम्पियर करंट पास करोगे तो वो डैमेज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्या होगा उस प्रोसेस के दौरान, यहाँ देखते हैं। सपोज आई करंट पास किया हमने, जब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना लिया, क्या होगा? ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है आई जी, बाकी बचा हुआ करंट यहाँ जाएगा आई माइनस आई जी, और यही करंट शंटिंग में से आएगा और वापस यहाँ आ जाएगा। यहाँ से कितना करंट जाएगा? आई करंट चला था, आई वापस आ रहा है। किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें ये मालूम है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, मींस जितने ही वोल्टेज, जितना पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एस के क्रॉस होगा। सो आई कैन राइट V इक्वल टू आई आर होता है ना, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। यहाँ भी V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दिया, यहाँ भी V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दिया। यहाँ से S की वैल्यू कितनी आएगी? आई जी ओवर आई माइनस आई जी, ये चला गया इंटू जी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, 1 एम्पियर का करंट पास कर सकता हूं, मेरे को बनाना है वो 50 एम्पियर का एमीटर। तो शंटिंग करनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है शंटिंग के लिए, यहां से निकालेंगे। उस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर आईसी की वैल्यू 1 एम्पियर, क्योंकि मैक्सिमम इतना करंट पास कर सकते थे। आई जिस रेंज का अपने को एमीटर बनाना है, ये 50 एम्पियर। और व्हाट इज जी? जी ये जो गैल्वेनोमीटर था हमारे पास, उसका रेजिस्टेंस। मींस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल हो, टिपिकल से टिपिकल, आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन है, किसी बुक से न्यूमेरिकल उठा लो, सभी के अंदर ये फार्मूला फिट होगा। अब ऐसे ही कर सकते हैं क्वेश्चन को, एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, हमने उसकी शंटिंग कर दी ऐसे रेजिस्टेंस लगा के, बताओ अब उसकी रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज कितनी हो जाएगी मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई।
बिकॉज ऑल अदर पैरामीटर्स आर नॉन। तो इस तरह से हम लोग अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? नहीं। अब किसी सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, मेरे को मेजर करना है कितना करंट फ्लो कर रहा है। कैसे करें? इलेक्ट्रिक वायर तो घरों में लगी होती है, करंट फ्लो करता है उसमें से, अपने को दिखाई थोड़ा देता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसके लिए कोई डिवाइस चाहिए, उस डिवाइस का नाम क्या? एमीटर। मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मे बी ये वायर, एक बैटरी की हेल्प से इसको जोड़ दिया, एक की लगा दी। सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है, की क्लोज कर दी, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना करंट जाएगा इसमें से? हमें मालूम है ओम्स लॉ से V = I, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। वो तो मैथमेटिकल पार्ट है। मेजर करने के लिए एमीटर जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जोड़े एमीटर? इस सर्किट के अंदर, कि अपने को वैल्यू मिल जाए किसकी? करंट की। हम यहाँ जोड़ेंगे एमीटर को। यहाँ का मतलब इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। याद रखो, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज? सिंपल सा आंसर, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है। जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही एमीटर में से करेगा, तो अपने को पता लग जाएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो डिवाइस बनाया हमने एमीटर, इसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था? G। शंटिंग के किस रेजिस्टेंस से? ऐसे। इस डिवाइस का मींस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R इफेक्टिव। कितना बोलोगे? 2 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में जोड़ रखे हमने, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। सॉल्व करेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगी। सपोज इस एमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है? 5 ओम। भाई एमीटर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, कितना है? 5 ओम। अब एमीटर में रीडिंग कितनी आएगी? ओम्स लॉ लगाना है। ये दोनों 5 किस में हो गए? सीरीज में। तो V = IR होता है। यहाँ से I कितना बनेगा? V/R मीन्स V/R मीन्स 5/10। ये तो 1/2 और 0.5 एम्पियर आ गया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मेरे को इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है वो मेजर करना था। मैंने एमीटर लगा दिया, एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है। अब रीडिंग कितनी आएगी? 0.5 एम्पियर। ऐसा कोई एमीटर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना होता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम एमीटर की हेल्प से किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करते हैं, वो जो रीडिंग देगा एक्चुअल से कम होगी, एक्चुअल से ज़्यादा होगी या एक्चुअल होगी? बताओ, आंसर करो। क्वेश्चन यही बन गया ऑब्जेक्टिव का। इट गिव्स ऑलवेज लेस। जो भी रीडिंग आएगी हमेशा कम आएगी करंट की रीडिंग। क्यों आएगी वो आपको यहाँ थ्योरेटिकली समझा दिया। अब हम चाहते हैं कि जो रीडिंग आए एमीटर के अंदर वो एक्चुअल आए। इज इट पॉसिबल? एक ही केस में पॉसिबल है, अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए। अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए। 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया 1 मार्क्स में। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर दैट इज 0। आइडियल का मतलब होता है नेवर अचीवेबल, जो कभी मिल नहीं सकता। आइडियल जब भी तो बोला उसको। छोटी क्लासों में ऐसे लिखते थे हम लोग पैराग्राफ, माय आइडियल टीचर, माय आइडियल लीडर। क्वालिटीज लिखते हो, वहाँ पर क्वालिटी होती तो नहीं वो वाली, होना चाहिए लेकिन है नहीं। ऐसे ही आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन और माइंड में आते हैं, शंटिंग की हेल्प से और क्या कर सकते हैं हम। मैंने आपको बेनिफिट बताए। नंबर 1, वी कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर, आप सब नोट डाउन करते रहना, वी कैन कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। नंबर 2,
सेकेंड एप्लीकेशन इसकी शंटिंग की, अगर हमारे पास कोई एमीटर है तो उसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं हम, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए गिवन एमीटर। थर्ड, कोई और बेनिफिट मिल सकता है। कई बार सर्किट्स के अंदर हमारा ये नहीं होता कि करंट को मेजर करें हम, हमें जस्ट ये डिटेक्ट करना होता है वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव डिवाइस। अब ज़्यादा करंट हुआ तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, तो टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट वी आल्सो यूज शंटिंग। अगर गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो भी हम उसकी शंटिंग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन एक और माइंड में आया, क्या? जैसे मैंने आपको एमीटर दिखाया ये वाला, ये 1.5 एम्पियर की रेंज का है, यहाँ लिखा हुआ है, रीडिंग लिखी हुई थी, मैंने बना दिया, जो हमने एग्जांपल के अंदर लिया था वो 0 से 1 एम्पियर था ना, मैंने बना दिया इसको 50 एम्पियर की रेंज का, 50 एम्पियर का सर्किट के अंदर जोड़ दिया। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था कितना? 20 एम्पियर, 20 एम्पियर का। हमें कैसे पता लगेगा वो करंट 20 एम्पियर का है? उसके ऊपर तो मार्किंग की हुई है 0 से लेकर 1 एम्पियर तक, बना लिया हमने 50 एम्पियर तक। तो रीस्केलिंग करनी पड़ेगी। रीस्केलिंग का मतलब जो डिवीजन उसके ऊपर मार्क किए हुए हैं उनकी नंबरिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। वो नंबरिंग कैसे करते हैं? आप ये देखो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन एमीटर और गैल्वेनोमीटर जो भी। सपोज ये कितने हैं? 0 से 1 एम्पियर था, 1 2 3 4 5 6 7, चलो मैंने तो 7 एम्पियर का ले दिया यहाँ पर। ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए? 7। ये वो एमीटर है जो 7 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। और रेंज कितनी बनाई आपने इसकी? अब 50 एम्पियर की। तो करंट पर डिवीजन ये कितना आएगा? जो करंट जिस रेंज का आपने बनाया है, जो फार्मूले के अंदर आई था अपना, ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं। मैंने एग्जांपल में 7 लिए, 10 हो 10, 5 हो 5, 4 हो 4, 50 हो तो 50, जो भी हो नंबर ऑफ डिवीजन। इतने करंट को हमने इतने डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। एक डिवीजन पे कितना करंट आएगा, यहाँ से नंबर आ जाएगा। फिर जिस सर्किट में लगाएंगे नीडल डिफ्लेक्ट होगी, वहाँ पर नीडल डिफ्लेक्ट होगी तो डिवीजन्स काउंट करेंगे। एक डिवीजन पे कितना करंट आया था वो मालूम है, उतने डिवीजन पे कितना आएगा मालूम लग जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम लोग अपना, एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये लिख देता हूं टॉपिक का नाम, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर बना लिया। अब बनाना है इसका वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं हम, इसलिए वोल्टमीटर बनाने के लिए। अब ये जो नया डिवाइस बन गया इसको बोलते हैं हम वोल्टमीटर। मीन्स ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस is connected in series with the galvanometer. एमीटर केस से तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। ये कैसे रिवर्स हो गया? एमीटर के अंदर पैरेलल में जोड़ते थे, इसके अंदर सीरीज में जोड़ते हैं। उसके अंदर बहुत कम वैल्यू का लेते थे, इसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू का लेते हैं, तो हो गया ना उल्टा उससे। अब सपोज यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, आई सीरीज में तो करंट सेम रहता है, आई करंट वापस आ जाएगा। फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V = I R होता है ना,
I इंटू जी प्लस एक्स। जैसे एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला था मैंने, कितना आया था जी एस ओवर जी प्लस एस। ऐसे ही वोल्ट मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बनेगा जी प्लस एक्स, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आई नीचे आ गया और जी माइनस में हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल हो, कितना भी टिपिकल हो, आपके पास सिर्फ एक यही इक्वेशन है, इसी का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी प्लस 2 की बुक के अंदर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर का लास्ट एंड सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एनसीईआरटी चैप्टर फोर्थ लास्ट एंड सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का है। वो आर्टिकल फोर्थ यूनिट के अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर, फोर्थ चैप्टर हम लोग कर रहे थे। सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक्स यहाँ क्यों लिए मैंने, इसके दो कारण हैं। नंबर वन, जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे प्लस 2 की लैब के अंदर वो सारे सेकेंड यूनिट में कवर होते हैं। आपको मैंने पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट करवाए, मीटर बेस के एक्सपेरिमेंट करवाए, नहीं किए हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस देखना, लिखा हुआ पोटेंशियोमीटर, मीटर बेस एक्सेट्रा। सेकेंड रीजन ये है, इसी यूनिट के अंदर हम लोग रेजिस्टेंसेस को सीरीज एंड पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना सीखते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट तो किया रेजिस्टेंस के साथ, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में, तो यहाँ रिलेवेंस बनती है टॉपिक्स की, इसलिए इनको यहाँ कवर किया है कन्वर्जन वाले। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का कोई न्यूमेरिकल हो, ये वाला फार्मूला। ये मैंने क्या ड्राइव कर दिया, एक्स की वैल्यू कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, इतना करंट उसमें से आप पास कर सकते हो। आपको इतनी रेंज का एक वोल्टमीटर बनाना है, 50 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज के अंदर। ऑफ हाउ मच वैल्यू, कितनी वैल्यू का लगाओगे यार, तो वो सॉल्व हम यहीं से करेंगे। इसको प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं। सेम सर्किट जो पहले वाले आर्टिकल में बनाया था वो यहाँ बना लेता हूँ। एक रेजिस्टेंस है हमारे पास और एक बैटरी है। देखो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है से 5 ओम और इस बैटरी की वोल्टेज है 5 वोल्ट की क्रॉस कर दी, करंट फ्लो करेगा। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट का। पैरेलल वोल्टेज सेम होती है। हम लोग बोलते हैं घरों में जितने भी डिवाइस है, पंखे, ट्यूब, कूलर, एसी, सबको बराबर वोल्टेज मिलती है 220 वोल्ट। क्यों, सबके सब पैरेलल में जोड़े हुए हैं। अब हमें क्या मालूम है 220 वोल्ट मिल रही है, 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट मिल रही है, दिखाई नहीं देती अपने को। देखने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। कहाँ जोड़े वोल्ट मीटर को, यहाँ जहाँ एमीटर जोड़ा था, नहीं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, जैसे मैंने बोला एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन सेम ऑन सेम लाइंस। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाई, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो यहाँ भी 5 वोल्ट आ जाएगी, आनी चाहिए, आएगी या नहीं देखेंगे अभी। आप देखो हमने की क्लोज कर दी, करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, ऊपर से भी करंट जाएगा वोल्टमीटर में से, तभी तो काम करेगा वो। पहले कितना करंट था, 1 एम्पियर का। अब 1 में से कुछ पार्ट तो ऊपर जाएगा, मींस इस रेजिस्टेंस के अंदर से जो करंट जाएगा दैट विल बी लेस देन 1 एम्पियर। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया 0.5 एम्पियर, आधा करंट यहाँ से गया, आधा यहाँ से गया। अब 0.9 मान लो बेशक से, अगर 0.9 मानते हैं हम, यहाँ से कितना लिया 0.1 एम्पियर, तो यहाँ वोल्टेज कितनी आएगी 0.9 इंटू 5, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि कुछ करंट तो यहाँ चला गया। इसका मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन और निकल गया यहाँ से कि वोल्ट मीटर से हम जो रीडिंग लेते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वो एक्चुअल होता है, एक्चुअल से कम होता है या एक्चुअल से ज़्यादा होता है। आंसर क्या मिलेगा, ए वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर लेस पोटेंशियल डिफरेंस देन एक्चुअल वन।
हमेशा एक्चुअल से कम होता है। इसीलिए क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन अब भी है, इंपॉर्टेंट है क्या, ए पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द EMF of a cell while a voltmeter is used to measure the voltage difference. Why? क्योंकि जब हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर को, दैट इज बेस्ड ऑन नल मेथड, वो वोल्टेज विड्रॉ नहीं करता। यहाँ जब वोल्टमीटर को यूज में लेंगे हम लोग, जब वोल्टमीटर को यूज में लेंगे तो कुछ करंट विड्रॉ करता है, तो रीडिंग एक्चुअल से हमेशा कम आती है। सपोज आपको एक्चुअल रीडिंग चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी कोशिश ये रहेगी कि वोल्ट मीटर से करंट बिल्कुल ना जाए। अगर सारा करंट यहां से जाएगा 1 एम्पियर का, तो 5 × 1 5 वोल्ट आएगी रीडिंग। ऐसा हो नहीं सकता, अगर करंट नहीं जाएगा इसमें से तो ये रीडिंग कैसे मेजर करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। जैसे आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ऐसे आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, दैट इज नेवर अचीवेबल। ऐसा कभी होता नहीं है, होना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो इस तरह से हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलना सीख लिया, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना भी सीख लिया। ये 2-3 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो हमेशा आपके काम में आएंगे। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, डिवाइस को यूज में भी लेते हैं प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको बोला एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन है, उसको कवर करो। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, एक दो टॉपिक हमारे सेकंड के अंदर बचे हुए हैं, वो कवर करेंगे यहाँ पर। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, करके देखना। ये सेल है, सेल गीजर में डालते हो, 1.5 वोल्ट का होता है। एक बिजली की तार का टुकड़ा ले लो, इलेक्ट्रिक वायर का छोटा सा पीस, ये ऐसे दोनों तरफ से छील लो उसको, एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो, ऐसे तार का टुकड़ा लिया, एक यहाँ लगा दिया अंगूठे के साथ, एक उंगली के साथ, तार के टुकड़े को, तार के पीस को, वायर के पीस को सेल के साथ जोड़ दिया। क्या होगा, करके देखो, कभी करके नहीं देखा तो क्या होगा। जस्ट कुछ मोमेंट के बाद तार गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, इतनी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, आपको वो तार छोड़नी पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से करंट पास करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। घर में पानी वाली मोटर होगी, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा चलाते हैं, गर्म हो जाती है। कूलर है, कूलर की मोटर है, चलाते हैं गर्म हो जाता है। टीवी है, मिक्सी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कुछ देर चलाते हो हीट प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन मेरा ये, व्हाई हीट इज प्रोड्यूस्ड। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, कंडक्टर के अंदर भी, वायर्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। जब मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। टकराने का मतलब उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। टकराने के बाद जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में चली गई। अब दोबारा भी तो मूव करते हैं वो दोबारा से एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको, सेल की पोटेंशियल एनर्जी से। मीन्स सेल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उतनी ज्यादा वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे जितने भी बहुत सारे डिवाइसेस में काम में लेते हैं, वो सब इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, वो निकालने के लिए जूल्स ने फार्मूला दिया था, H = I² RT।
हीट प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आई जो करंट फ्लो कर रहा है उस डिवाइस के अंदर से, यहां से आई करंट पास कर रहा है, जैसे आर उस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस, आर टी जितने टाइम के लिए हम प्रोसेस को अलाउ करते हैं। दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी +1 के अंदर पढ़ते हैं, छोटी क्लास में भी आती है, 9th में भी। एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज नोन एज एनर्जी। यहाँ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क एंड दिस इज डिफाइंड एज, जो फार्मूला भी लिखा हमने एनर्जी का, I² RT, I² RT। इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, V = IR होता है। अगर IR की जगह V लिखता हूं तो क्या बनेगा? VIT। इसको दोबारा से I से मल्टीप्लाई कर लो, I से डिवाइड कर लो, देखो क्या बनेगा? I से नहीं R से करो, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। IR का V बन गया तो V² R इंटू T। 9th और 10th में थे क्वेश्चन, कैसे एक घर के अंदर एक फ्रिज चलाते हैं घंटे के लिए, इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसको 2 घंटे के लिए चलाते हैं, कोई मोटर है उसको 4 घंटे के लिए चलाते हैं, वो इतने दिन एनर्जी कंज्यूम करते हैं, 1 यूनिट का खर्चा इतना आता है, 1 महीने का बिजली का बिल कितना आएगा, वो सब यही इन्हीं फार्मूला से सॉल्व करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होती है? इनसे निकालोगे जूल में आएगी, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मीनिंग क्या है? आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, देखा होगा भी, पेरेंट्स भरते हैं, कभी सुना होगा इस बार बिजली का बिल ज़्यादा आया है, 50 यूनिट खर्च हो गई, 200 यूनिट लग गई, 400 यूनिट लग गई हमारी। यूनिट, 1 यूनिट का मतलब क्या है? दैट इज कमर्शियल यूनिट। व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? किलोवाट आवर इज द commercial unit of electricity, and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 to 10⁻⁶ जूल। अगर किसी घर में एक महीने के अंदर 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और बताना है अपने को जूल में कितनी कन्वर्ट होगी, वो जूल में कन्वर्ट करो उसको, तो इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज in 1 unit means 1 kilowatt hour, and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁻⁶ जूल। एक और छोटा सा टॉपिक इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, अब इलेक्ट्रिकल पावर ये क्या होती है? पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिकल पावर है तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, तो फार्मूला क्या बन जाएगा पावर का? वर्क का फार्मूला हमने क्या लिखा था जस्ट लास्ट आर्टिकल में, वर्क एनर्जी की बात है, I² RT, टी कैंसिल कर दो तो P इज इक्वल टू I² R या V इंटू I और V² बाय R। ये पावर के फार्मूले बन गए, बहुत कम स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। 9th 10th लेवल पे तो फिर पूछ लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कॉमन सा है जो 10th क्लास में भी आता है और +2 के अंदर भी, देखते हैं आपको आता है क्या। एक 100 वाट का लैंप है, उसको 220 वोल्ट के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं। कभी बाजार से बल्ब तो खरीद के लाए होंगे आप, आजकल तो CFL आ गई, LED आ गई। पुराने वाले जो बल्ब होते थे उनके ऊपर क्या लिखा होता था? अगर बल्ब देखोगे ना, बल्ब या LED या CFL कुछ भी देखोगे आप, उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है 100 वाट
220 वोल्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है अगर हम उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को 220 वोल्ट देंगे तो वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा। अब क्वेश्चन ये है, इफ सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस टू ड्रॉप्स टू 110 वोल्ट देन हाउ मच पावर इट विल कंज्यूम। आप बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तो 100 वाट कंज्यूम कर रहा है। अगर वोल्टेज कम हो जाए, सप्लाई वोल्टेज कम हो जाती है ना आजकल, 110 वोल्ट हो जाए तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? क्या इसको भी हाफ कर दें हम लोग? नहीं। जो बल्ब, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेके आए बाजार से, मार्केट से, उसके अंदर ना वोल्टेज है ना करंट है, फिर है क्या? उसके अंदर रेजिस्टेंस है। आप वोल्टेज दो या ना दो, कम दो या ज़्यादा दो, जो रेजिस्टेंस है एक्चुअली वो उतना ही रहेगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं, पहले इस डाटा की हेल्प से उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? फार्मूला भी लिखा था, P = V²/R। R का फार्मूला क्या बन गया? V²/P। वोल्टेज कितनी? 220 × 220 और पावर कितनी? 100। कितना आ गए? 484 ओम। 484 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अंदर। अब कितनी वोल्टेज है हम लोग? 110 वोल्ट। कितनी पावर कंज्यूम करेगा? पावर का फार्मूला V²/R। दोबारा लगा दो फार्मूला ये वाला। वोल्टेज कितनी है? 110 ओवर 484। करो सॉल्व इसको। 11 से काट दो, फिर दोबारा 11 से काट दो, आप 2 से काट दो। कितना आ गया? 25 वाट। अगर हम 110 वोल्ट देंगे तो वो सिर्फ 25 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, हाफ नहीं करना उसको। ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में काम आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? आज इतना ही काम करेंगे हम लोग। थैंक यू। अब हम लोग करने जा रहे हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर थ्योरम का मीनिंग क्या है? आपके पास कोई सेल है या बैटरी है, आप उससे मैक्सिमम पावर विड्रॉ करना चाहते हो, उसके लिए कंडीशन क्या होगी? मैं यहाँ करता हूँ मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये देखो, एक सेल बना लिया मैंने और उसको एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये की क्लॉज कर दी। ये जो सेल है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना? सपोज स्मॉल r, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने जोड़ा है वो कितना? r। इस सेल की ईएमएफ E। जब हम की क्लॉज करेंगे तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। तो यहां लिख सकते हैं ना, E = I × R + R, बिकॉज V = IR होता है। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है I = E/R + R। हमें क्या चाहिए? हमारा एम क्या है इस आर्टिकल में? मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर विड्रॉ करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होना चाहिए? क्या रिलेशन होता है? पावर का फार्मूला क्या है? P = I²R होता है। I की वैल्यू पुट कर दो, E/R + R × R। मैंने जस्ट इस I की वैल्यू यहां से पुट की और कुछ नहीं किया। मैथ +2 के मैथ में पढ़ते हैं हम, किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए हो, उसका डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, और अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो उससे पता लगता है वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो मिनिमम होती है, नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम। हमें ये तो मालूम है मैक्सिमम आएगा मिनिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है अपने को, फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चल जाएगा। फॉर मैक्सिमम पावर dP/dR मस्ट बी इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो इनकी। अब P की वैल्यू निकाल दी हमने, d/dr E² R + R
-2, इसको ऊपर लिख लिया मैंने यहाँ पर, इंटू आर। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करना है अभी। ई तो कांस्टेंट है, ईएमएफ सेल की है, बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकालोगे राइट हैंड साइड में 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। हमारे पास दो फंक्शन है तो यहाँ यूवी डिफरेंशिएट करो, ये तो इधर आगे 0 हो जाएगा, यूवी फार्मूला लगाएंगे हम। दो फंक्शन है हमारे पास आगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएट करो इसको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज r प्लस आर की पावर -2, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव -2 आगे आएगा, फिर r प्लस आर की पावर -2 -1 कितना, -3 इज इक्वल टू 0, या 1 ओवर r प्लस आर पावर 2 -2r ओवर r प्लस आर पावर 3 इज इक्वल टू 0, और 1 ओवर r प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 0 हो जाएगा वो, तो यहाँ बचेगा -2r ओवर r प्लस आर इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r प्लस आर इज इक्वल टू 2r, और यू गेट r इज इक्वल टू r। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू इक्वल है तो अपने को सर्किट में क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर। अगर आपको किस सेल से बैटरी से मैक्सिमम पावर विड्रॉ करनी है, देन इन दैट सर्किट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी ऑफ सेम वैल्यू। इस केस में अंडर दैट सिचुएशन जो एफिशिएंसी होगी डिवाइस की वो कितनी होगी? एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, यूजफुल आउटपुट पावर ओवर टोटल इनपुट पावर इनटू 100। यहाँ आउटपुट पावर कितनी, VI, इनपुट में EI इज इनटू 100। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, और E कितना था, I इंटू R प्लस R, क्योंकि E तो होती है EMF एक्चुअल वोल्टेज जो इनपुट में दी हमने, और V जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलता है, जो इंटरनल के क्रॉस होता है वो वेस्ट जाता है, इसलिए यहाँ यूजफुल में VI और इनपुट में EI। I कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू IR होता है, E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R इंटू 100। दोबारा से I कैंसिल हो गया, और मैक्सिमम के लिए R कितना होना चाहिए, कैपिटल R के इक्वल, तो नीचे कितना हो जाएगा 2R, R से R कट गया, नीचे क्या बचा 2, इट मीन्स 50%। तो इन दैट सिचुएशन जो एफिशिएंसी आएगी मैक्सिमम पावर के केस में, दैट कैन नेवर बी मोर देन 50%। प्रैक्टिकली तो ये 20% के आसपास ही होती है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसके बाद आप एनसीईआरटी चैप्टर 3 एनसीईआरटी के अंदर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, प्रॉब्लम है तो मेरे को लिखना। थैंक यू।